नमस्कार प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के इस चैनल द मेट टाइटन्स में मैं सोनू चौधरी स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की गणित विषय की प्रश्नावली 4.2 से संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अभी तक हमने प्रश्नावली 1, 2 और 3 का संपूर्ण हल करवा दिया, साथ ही साथ हमने प्रश्नावली 4.1 का भी हल करवा दिया। उम्मीद है आपने सभी वीडियोस देख लिए होंगे और उन सभी का हल है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज के हमारे प्रश्नावली 4.2 के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का हल ज्ञात करते हैं। तो गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। प्रश्नावली 2 में हमने द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात किए थे प्रश्नावली 2.2 में। तो द्विघात बहुपद के जब हम शून्य ज्ञात करते थे तो जैसे ये हमारा द्विघात बहुपद का मानक रूप है, तो शून्य ज्ञात करते थे। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम इसको क्या करते थे, 0 के बराबर रखते थे। तो फिर इसको हम हल करके x के जो है वो मान निकालते थे। तो x के जो मान है वो हमारे क्या थे, बहुपद के शून्य थे। तो इसी प्रकार द्विघात समीकरण में हम क्या करेंगे, ये जो हमारी समीकरण दी हुई है इनको हल करेंगे और चर का मान ज्ञात करेंगे। तो चर का जो मान आएगा वह हमारे द्विघात समीकरण के मूल होंगे। तो एक प्रकार से ये जो द्विघात बहुपद है, जब हम इसको शून्य के बराबर रख देते हैं तो यह हमारा क्या बन जाता है, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल और द्विघात बहुपद के शून्यक एक ही होते हैं। अब शून्य और मूल होंगे कितने, द्विघात बहुपद में हमने कितने शून्य ज्ञात किए थे, 2। तो द्विघात समीकरण के मूल भी कितने होंगे, प्रत्येक द्विघात समीकरण के मूल भी कितने होंगे, 2। यानी किसी बहुपद की घात जितनी होगी उतने ही उसके मूल होंगे। किसी समीकरण में चर x की अधिकतम घात जितनी होगी उतने ही उस समीकरण के मूल होंगे। जैसे द्विघात समीकरण में चर x की यहाँ पर अधिकतम घात 2 है तो द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 ही मूल होंगे। त्रिघात समीकरण में चर की अधिकतम घात 3 होती है तो मूल कितने होंगे त्रिघात समीकरण के, 3। तो आपको मूल और शून्य के बारे में पता चल गया होगा कि द्विघात बहुपद के शून्य और द्विघात समीकरण के मूल एक ही होते हैं। अब हम गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है, x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो इस द्विघात समीकरण के हमें मूल ज्ञात करने हैं। तो यहां पर देखिए चर x में गुणांक क्या है, -3, और यहां पर अचर पद क्या है, -10। तो -10 और इसका गुणांक कितना है, 1। तो 1 और -10 का गुणनफल कितना होता है, 1 गुणा -10 कितना आएगा, -10। अब हमें इस -3 को इस प्रकार 2 टुकड़ों में विभाजित करना है कि उनका गुणनफल -10 आए। अब 10 जो गुणनफल है वो किन किन संख्याओं का हो सकता है, 1 गुणा 10 का हो सकता है, वो हो सकता है 2 गुणा 5 का। तो ये 2 संख्याएं हो सकती है जिनका गुणनफल क्या होगा, 10 होगा। तो देखिए 1 और 10 तो हो ही नहीं सकते टुकड़े, क्योंकि अगर इनका योग करें तो 11 आएगा और घटाव करें तो 9। इनका अगर योग करें तो 7 आएगा, घटाव करें तो 3। तो 3 आ रहा है ना हमारा। तो अब 3 आना चाहिए माइनस का। तो हम यहां में से 2 और 5 में से कोई एक संख्या लेंगे, कोई भी एक संख्या। जैसे मैंने 2 माइनस की ली और
5 है वो प्लस की ली, तो इनका योग आ गया प्लस का 3। तो अब मैं क्या करूंगा, माइनस का 5 लूंगा और प्लस का 2 लूंगा, तो इनका योग कितना आएगा, माइनस का 3। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। तो इस प्रकार मैंने क्या किया, -3x के गुणनखंड कर लिए -5x और 2x में, यानी इसके टुकड़े कर लिए। अब इन दोनों पदों में एक्स स्क्वायर और -5x में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x उभयनिष्ठ है। यहां पर क्या बचा, x, यहां पर क्या बचेगा, -5। इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, 2, तो यहां पर क्या बचेगा, x, यहां पर -5 बराबर 0। अब यहां पर हमारे पास एक पद ये हो गया और दूसरा पद ये हो गया। अब इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, ब्रैकेट कॉमन है, x -5। तो यहां पर क्या बच जाएगा, x और यहां पर +2 बराबर 0। अतः x -5 बराबर 0, या हम लिख लेंगे, या x +2 बराबर 0। तो इसको हल करेंगे तो x का मान क्या आया, 5, और यहां से क्या आया, 2 को इस तरफ ले गए -2। तो अतः x के मान क्या आए, 5 और -2। तो ये हमारे इस द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर -3x -10 बराबर 0 के मूल होंगे, क्या, 5 और -2। चलिए आगे दूसरा प्रश्न देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x -6 बराबर 0। तो इस द्विघात समीकरण के हमें क्या करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें, हमारे पास चर x वाला पद का गुणांक क्या है, 1, एक्स स्क्वायर वाले पद का गुणांक 2 और अचर पद -6, यानी 2 गुणा -6, तो इनका गुणा आया -12। अब एक को हमें इस प्रकार के दो टुकड़ों में विभाजित करना है कि उनका गुणा -12 हो। तो 12 किन किन संख्याओं का गुणा हो सकता है, 1 गुणा 12, 2 गुणा 6 और 3 गुणा 4। ये 3 तरीके हो सकते हैं जब हमें गुणनफल क्या हो, 12 प्राप्त हो। अब 1 और 12 का योग क्या आएगा, 13, और अंतर 11। 2 और 6 का योग आएगा 8, अंतर आएगा 4। 3 और 4 का योग 7 आएगा, अंतर 1 आएगा। तो अंतर 1 आ रहा है हमारा, तो हमारी संख्याएं क्या होगी, 3 और 4। तो हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 3x। देखिए 4x में से 3x गया, प्लस का x हमारा बच जाएगा -6 बराबर 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए 2 कॉमन है और x कॉमन है, तो 2x कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ x, और यहाँ पर +2। इन दोनों में क्या कॉमन है, एक तो माइनस और एक 3, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x, और यहाँ पर +2, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया। अब हमारे पास दो पद आ गए, इन दोनों में ये ब्रैकेट x +2 क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2x, यहाँ पर -3 बराबर 0। अब या तो x +2 ये वाला पद 0 के बराबर होगा, या फिर ये वाला पद 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, -2, और यहाँ से हल करेंगे तो 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2। तो अतः x का मान हमारे पास क्या आया, -2 और 3/2। तो हमने क्या किया, बीच वाली जो हमारा पद है, जहां पर चर x का गुणांक है 1, चर x के गुणांक के हमें टुकड़े करने हैं 2, और उनका योग, तो योग या घटाव है वो इस चर के गुणांक के बराबर आना चाहिए, और उन संख्याओं का गुणनफल है वो एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद के गुणांक के बराबर आना चाहिए। यानी b का जो मान है, b के जो टुकड़े होंगे वो a और c के गुणनफल के बराबर आने चाहिए। चलिए तीसरा प्रश्न, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। तो यहां पर हमारे पास चर x का गुणांक कितना है, 7, और √2 और 5√2 का गुणा क्या होगा, 5, √2 का 2 के साथ गुणा किया 2, यानी 5 2 10। अब 10 किन किन संख्याओं का गुणा हो सकता है, 1 गुणा 10 और 2 गुणा 5। तो 1 और 10, 1 और 2 10 का योग कितना होगा, 11, और घटाओ 9, 2 और 5 का योग 7, और घटाओ 3, तो 7 आ रहा है हमारा किससे, 5 और 2 से। तो
अंडर रूट 2x² प्लस 2x प्लस 5x, दोनों को योग किया तो 7x, फिर प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। अब इन दोनों पदों में क्या है कॉमन है, एक तो x कॉमन है। अब एक और क्या कॉमन है, दो को हम क्या लिख सकते हैं, दो को हम अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, तो इनका गुणनफल क्या आएगा, 2 आएगा। तो एक इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ x, और यहाँ पर 2 में से अंडर रूट 2 कॉमन ले लिया तो अंडर रूट 2 बच गया, और x हमने कॉमन ले लिया। इन दोनों में क्या कॉमन है, 5, तो यहाँ पर क्या बचेगा x, और यहाँ पर प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0। अब यहाँ पर ये हमारा ब्रैकेट कॉमन है, यानी x प्लस अंडर रूट 2 कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बच गया, अंडर रूट 2x, और यहाँ पर प्लस का 5 बराबर 0। अब या तो x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0 होगा, या अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0। तो यहां से x का मान कितना आ गया, ये अंडर रूट 2 0 की तरफ ले गए तो माइनस अंडर रूट 2, और यहां से कितना आएगा, अंडर रूट 2x बराबर माइनस 5, तो x बराबर माइनस 5 भाग में अंडर रूट 2। तो अतः x का मान क्या आया, माइनस अंडर रूट 2 और माइनस 5 बटे अंडर रूट 2। तो ये हमारी द्विघात समीकरण अंडर रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0 के मूल है। क्या क्या, माइनस अंडर रूट 2 और माइनस 5 अंडर रूट 2। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। तो अब चौथे प्रश्न में हमारे पास द्विघात समीकरण क्या है, 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। तो यहाँ पर एक संख्या हमारी भिन्न रूप में है, तो चलिए हम इसको पहले सरल कर लेते हैं। तो हम लैस लेंगे, सभी में लैस है, क्या आएगा, 8 आएगा। तो 8 का 2x² के साथ गुणा किया 16x², 8 का x के साथ गुणा किया माइनस 8x, और 1 का 1 बराबर 0। अब 8 का इधर गुणा कर देंगे तो 0 आ जाएगा, यानी हमारे पास क्या आया, 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब चर x वाला गुणांक क्या है, माइनस 8 है, ये क्या है, चर x का गुणांक। x² का गुणांक कितना है, 16 है, और अचर पद है 1, तो इनका गुणनफल आया 16। अब हमारा जो माइनस 8 है, इसके दो टुकड़े करने हैं हमें, इस प्रकार करने हैं कि उनका गुणनफल 16 के बराबर हो। तो चलिए 16 किन किन का गुणा हो सकता है, 1 गुणा 16, 2 गुणा 8 16, और 4 गुणा 4 16। इन 3 प्रकार से ये हो सकता है। तो देखिए इनका अगर योग करें 1 और 16 का तो 17 आएगा, घटाव करें तो 15, 2 और 8 का योग करें तो 10, घटाव करें तो 6, 4 और 4 का योग करें तो 8 और घटाव करें तो 0। तो आ रहा है हमारा 8 योग। तो यहाँ पर हम 8x को क्या लिख देंगे, माइनस का 4x और माइनस का 4x प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, 4x, तो यहाँ पर क्या बचेगा 4x माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 1। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या कॉमन लेंगे, 1 लेंगे। तो यहाँ पर क्या आया, माइनस का 4x प्लस 1 बराबर 0। अब हमें ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम करने, एक से करने हैं। तो यहाँ पर देखिए 4x में क्या आ रहा है, माइनस का निशान, तो हम क्या कर लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। तो ये क्या आ गया, माइनस बार आ गया, माइनस का 1, तो 4x माइनस 1 बराबर 0। अब दोनों में ये ब्रैकेट 4x माइनस 1 क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, 4x, और यहाँ पर क्या बचा, माइनस 1 बराबर 0। तो या तो 4x माइनस 1 बराबर 0, या 4x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आया, 4x बराबर 1, और यहाँ से भी क्या आया, 4x बराबर 1। तो x बराबर 1/4, और ये 4 यहाँ पर भाग में चला गया, 1/4।
तो अतः x का मान हमारे पास क्या आया, 1/4 और 1/4। तो ये हमारे इस द्विघात समीकरण के मूल है। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवें प्रश्न में हमारे पास क्या है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। तो इसके हल करने हैं। तो चर x का गुणांक क्या है, चर x का गुणांक हमारे पास है माइनस का 20 और गुणनफल कितना है अचर पद और x² के गुणांक का। तो 100 गुणा 1 कितना आया 100, यानी इसका और इसका गुणा 100। अब 100 किन किन का गुणा हो सकता है, 1 गुणा 100 हो सकता है 100, 2 गुणा 50 हो सकता है 100, 5 गुणा 20 हो सकता है 100, 4 गुणा 25 हो सकता है 100, 10 गुणा 10 हो सकता है 100। तो यही होंगे। अब देखिए अगर इनका ये 5 तरीकों से गुणनफल हमारा 100 आ सकता है, तो इनका योग 100 और घटाओ 99, इनका योग 52 और घटाओ 48, इनका योग 25 और घटाओ 15, इनका योग 29 और घटाओ 21, इनका योग 20 और घटाओ 0। तो एकमात्र यही जो टुकड़े हैं वो हमारे आएंगे। तो हल क्या होगा, 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। तो 20x के हम टुकड़े करेंगे माइनस के 10x और माइनस के 10x प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, 10x कॉमन है। तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 10x, यहाँ पर माइनस 1। इन दोनों में क्या कॉमन लिया, कुछ नहीं है, तो एक कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर माइनस का 10x प्लस 1 बराबर 0। अब हमारे पास ये दोनों ब्रैकेट बराबर नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे, माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे। तो चिन्ह कॉमन लेंगे तो वो चिन्ह क्या आ जाएगा हमारा इस ब्रैकेट से बाहर, यानी माइनस का 1। तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 10x, एक जो प्लस का है वो हो गया माइनस का, क्योंकि हमने क्या कर लिया, ये माइनस है वो कॉमन ले लिया। अब दोनों ब्रैकेटों, इन दोनों पदों में ये ब्रैकेट 10x माइनस कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बचा 10x, यहाँ पर माइनस 1 बराबर 0। अब या तो 10x माइनस 1 बराबर 0, या फिर दूसरे ब्रैकेट 10x माइनस 1 बराबर 0, यानी या तो ये ब्रैकेट 0 के बराबर होगा या एक ये ब्रैकेट 0 के बराबर होगा, तभी इनका गुणनफल क्या आएगा 0 आएगा। तो यहाँ से 10x बराबर 1 और यहाँ से भी 10x बराबर 1, क्योंकि 1 इधर ले गए तो x बराबर क्या आया 1/10, और यहाँ से भी क्या आया x बराबर 1/10। तो अतः x का मान क्या आया 1/10 और 1/10। तो ये हमारी द्विघात समीकरण 10x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0 के मूल है। चलिए अगले प्रश्न, दूसरे प्रश्न में हमें क्या दिया गया है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो यहाँ पर मैंने उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को लिखा है। तो उदाहरण 1 में दी गई समस्या क्या है कि जॉन और ज्यवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कंचे मतलब कांच वाली गोलियां, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो दोनों को जोड़कर 45 कंचे हैं। दोनों ने क्या किया 5-5 कंचे खो दिए, तो टोटल इनके पास अब कितने बचे 35। और इन 35 को इस प्रकार के दो टुकड़ों में विभाजित करना है कि उनका गुणनफल क्या आए 124। तो चलिए इसको हम द्विघात समीकरण की सहायता से हल करेंगे। तो द्विघात समीकरण की सहायता से किस प्रकार हल करना है चलिए जानते हैं। तो जॉन और ज्यवंती दो बच्चे हैं, तो हम एक के पास x कंचे मान लेंगे। माना जॉन के पास कंचों की संख्या हमने मान ली x, तो जीवंती के पास कितने हो गए, जीवंती के पास कंचों की संख्या, तो दोनों के पास कुल मिलाकर 45 है, तो जीवंती के पास हो गए 45 माइनस x। अब 5 कंचे
होने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी होगी? x में से 5 घटा देंगे और 5 कंचे जीवंती ने खो दिए, तो 5 कंचे होने के बाद जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी आएगी? 45 माइनस एक्स माइनस 5। तो 45 में से 5 गए 40, यानी 40 माइनस एक्स। तो अब कंचों की संख्या का गुणनफल, कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है? 124। तो अब कंचों की संख्या का गुणनफल कर लेते हैं। इसके पास कितने? x माइनस 5 और इसके पास कितने हैं? 40 माइनस एक्स बराबर 124। तो अब गुणा करेंगे इस x का इस पूरे ब्रैकेट 40 माइनस एक्स के साथ, फिर -5 का गुणा करेंगे पूरे ब्रैकेट 40 माइनस एक्स के साथ और बराबर हमारा आएगा 124। तो x का 40 के साथ गुणा किया 40x, x का माइनस एक्स के साथ किया माइनस का एक्स स्क्वायर, -5 का 40 के साथ गुणा किया माइनस के 200 और -5 का x के साथ गुणा करेंगे तो प्लस के 5x बराबर 124। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x बराबर 124, यही प्राप्त हुआ। अब देखिए 40x और 5x जुड़कर हो गए 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 और ये 124 इधर लाए तो माइनस के 124 बराबर 0। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 45x और ये जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो जुड़कर हो गए माइनस के 324 बराबर 0। अब पूरी की पूरी द्विघात समीकरण को माइनस से गुणा कर देंगे तो ये प्लस ये हो गया माइनस और ये माइनस जो है ये हो गया प्लस 324 बराबर 0। अब हमें 45 को दो टुकड़ों में तोड़ना है और दो टुकड़ों में जो तोड़ेंगे, मान लीजिए x और y में तोड़ा तो x और y का गुणनफल है वो 324 के बराबर आना चाहिए, यानी 324 गुणा 1। तो इसको हम तोड़ेंगे 36 और 9 में, तो 36 को 9 से गुणा करते हैं तो आता है 324 और योग आ गया 45। चलिए हल करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन है? x, तो यहाँ पर बच गया x माइनस यहाँ पर बच गया 36। इन दोनों में कॉमन ले लिया हमने माइनस का 9, तो यहाँ पर बच गया x और यहाँ पर प्लस का निशान है तो आ गया माइनस का, और 324 में 9 का भाग देंगे 36 बराबर 0। अब दोनों में ब्रैकेट x माइनस 36 कॉमन है तो यहाँ पर बच गया x और यहाँ पर बच गया माइनस 9 बराबर 0। तो या तो x माइनस 36 बराबर 0 या फिर x माइनस 9 बराबर 0। तो x का मान कितना है? 36 या x का मान 9। तो हमें क्या ज्ञात करना था कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। अतः आरंभ में दोनों के पास क्रमशः 36, 9 या 9, 36 कंचे थे। 36 x का मान क्या है? 36 आया
तो ये तो जॉन के हो गए और ये 9 किसके हो गए? जयंती के। अगर जॉन के पास 9 होते तो जयंती के पास 36 होते। तो इस प्रकार हमने उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल किया। अब दूसरी समस्या देखते हैं। तो दूसरी समस्या हमारी क्या है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने है वो निर्मित करता है और प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में है। 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी, तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो एक खिलौने का मूल्य क्या है? 55 में से उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो एक खिलौने का मूल्य क्या है? 55 में से हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाएंगे तो उसका मूल्य आएगा। और उस दिन की लागत कितनी थी? 750 रुपए। तो हमें निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x। तो उस दिन प्रत्येक खिलौने का मूल्य, तो खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा? 55 में से हम x घटा देंगे यानी 55 माइनस x रुपए। अब देखिए प्रश्नानुसार हमें क्या दे रखा है कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी। तो कुल निर्माण लागत कितनी है? 750। ये किसके बराबर होगी? प्रत्येक खिलौने के मूल्य गुणा खिलौनों की संख्या। तो x गुणा 55 माइनस एक्स बराबर 750। x का 55 के साथ गुणा किया 55x और x का माइनस x के साथ गुणा किया एक्स स्क्वायर बराबर 750। अब देखिए 750 को इधर ले आएंगे तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 बराबर 0। इसको चर x की घातों के घटते क्रम में लिखेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये 55x हो गया प्लस का और माइनस का 750 बराबर 0। अब देखिए पूरी की पूरी द्विघात समीकरण को हमने माइनस से गुणा कर दिया। तो माइनस से गुणा कर देंगे तो ये हो गया प्लस, ये प्लस है तो हो गया माइनस और ये माइनस है ये हो गया प्लस बराबर 0। अब हमें माइनस 55 को दो भागों में विभाजित करना है और उनका गुणनफल क्या आना चाहिए? 750 आना चाहिए। 55 को दो टुकड़ों में विभाजित करना है। तो 55 को हमने दो टुकड़ों 25 और 30 में विभाजित कर दिया। तो 25 3 75 और 0 यानी 750 आ गए। तो 25x माइनस 30x प्लस 750 बराबर 0। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? x। तो यहाँ पर बच गया x, यहाँ पर माइनस 25। इन दोनों में हमने कॉमन लिया माइनस का 30। तो यहाँ पर क्या बचा? x और 750 में माइनस 30 का भाग देंगे माइनस 25 बराबर 0। अब देखिए हमारे पास क्या आएगा? इन दोनों में ये ब्रैकेट कॉमन है यानी x माइनस 25 हमने कॉमन लिया। तो यहाँ पर क्या बच गया? x और यहाँ पर क्या बच गया? माइनस 30 बराबर 0। अब या तो x माइनस 25 बराबर 0 होगा या x माइनस 30 बराबर 0। तो x का मान कितना आया? यहाँ से 25 और यहाँ से 30। तो अतः x बराबर 25 या 30। तो उस दिन निर्माण किए गए
खिलौनों की संख्या 25 या 30 थी। तो इस प्रकार हमने उदाहरण 1 में दी गई दोनों समस्याओं का हल है वो ज्ञात कर लिया। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते हैं। तो हमारे प्रश्न संख्या 3 क्या है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो हमें पहले इस समस्या का द्विघात समीकरण के रूप में निरूपण करना पड़ेंगे। तो माना पहली संख्या, तो पहली संख्या x मान ली, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी? देखिए दोनों संख्याओं का योग 27 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 27 माइनस एक्स। अब देखिए प्रश्न के अनुसार दोनों का गुणनफल क्या है? दोनों संख्याओं x गुणा 27 माइनस एक्स, इनका गुणनफल कितना है? 182। तो x का 27 के साथ गुणा कर देंगे 27x, और x का माइनस के साथ गुणा किया माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x, 182 को इधर ले आए माइनस के 182, तो इसको हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब हमें माइनस 27 को दो टुकड़ों में विभाजित करना है जिनका गुणा क्या हो? 182 हो। तो चलिए देखते हैं। 13 गुणा 14 देखते हैं, इनका गुणनफल 182 आता है क्या? 14 दिए 42 हासिल 4, 14 कम 14 4 18, तो यानी 27 के जो टुकड़े होंगे वे क्या होंगे? माइनस के 14x और माइनस के 13x, योग किया तो माइनस का 27x और गुणा किया तो प्लस का 182 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? x, तो यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास x और यहाँ पर माइनस 14। इन दोनों में क्या कॉमन है हमारे पास? माइनस का 13, तो यहाँ पर बच गया हमारे पास x और यहाँ पर बच गया हमारे पास माइनस का 14, क्योंकि 13 का भाग 182 में देंगे 14 आएगा। अब हमारे पास ब्रैकेट कॉमन है तो x माइनस 14, ब्रैकेट कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा हमारे पास x और यहाँ पर माइनस 13 बराबर 0। अब या तो x माइनस 14 बराबर 0 या x माइनस 13 बराबर 0। तो x का मान क्या आया? 14 यहाँ से और यहाँ से कितना आया? 13। तो अतः x बराबर 14 13। तो अतः दोनों संख्याएं तेरह 14 या 14 13 है। अगर पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? 14। अगर पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? 13। ये मान हमने कहाँ रखा? यहाँ पर। यहाँ से हमने पहली संख्या निकाली, पहली संख्या अगर 14 है तो दूसरी संख्या 27 में से 14 गई 13, तो इस प्रकार ये वाला मान हो गया। अगर पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? 27 माइनस 13 यानी 14, तो ये वाला मान। चलिए चौथा प्रश्न, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो क्रमागत कोई भी संख्या हो कैसे ज्ञात करते हैं? उस संख्या में हम एक जोड़ेंगे तो हमारी उससे अगली संख्या आ जाएगी। तो माना पहला धनात्मक पूर्णांक हमने मान लिया x, तो अगला धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? क्रमागत है तो अगला क्या होगा? इसमें एक जोड़ देंगे। अब प्रश्न के अनुसार इन दोनों धनात्मक पूर्णांकों का वर्गों का योग दे रखा है, तो x का वर्ग कर लिया और x प्लस
1 का वर्ग कर लिया और योग कितना है 365। तो एक्स स्क्वायर, इसका हल करेंगे, ये हमारी सर्व समीकरण ए प्लस बी की होल स्क्वायर के रूप में है, तो इसका हल क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 365। एक्स और एक्स हो गए 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 365 इधर लाए माइनस के 365 हो गए। अब घटाव करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 में से एक गया तो माइनस के 364, या प्लस 1 में से 365 गए तो माइनस के 364। पूरे में 2 का भाग दे देते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। तो अब यहाँ पर गुणांक क्या है 1 है, चर x का गुणांक 1 है और इसका गुणनफल कितना है -182। तो 1 को हमें 2 टुकड़ों में विभाजित करना है जिनका गुणा कितना हो 182 हो। तो 13 और 14, तो 13 और 14 को जब हम गुणा करेंगे तो 182 आएगा और घटाव करेंगे तो 1 आएगा। तो हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। तो शुरुआती दोनों पदों में x कॉमन है तो यहाँ पर x बच गया और यहाँ पर 14। इन दोनों में क्या कॉमन है माइनस का 13, तो यहाँ पर क्या बच गया x और यहाँ पर प्लस का 14 बराबर 0। अब यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट कॉमन है तो x प्लस 14 ब्रैकेट कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचा x, यहाँ पर -13 बराबर 0। अब या तो x प्लस 14 बराबर 0 या फिर x माइनस 13 बराबर 0। तो यहां से x का मान कितना आया माइनस का 14 और यहां से कितना आया x का मान 13। तो अब देखिए हमें धनात्मक पूर्णांक लिखनी है, तो ये तो हमारे क्या आया ऋणात्मक पूर्णांक आया, एक तो आया माइनस का 14 और एक आया 13। तो हमें धनात्मक पूर्णांक लेने हैं यानी प्लस वाले, तो अतः पहला पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक कितना आया 13 और अगला धनात्मक पूर्णांक कितना आया 13 प्लस 1 यानी 14। तो यही हमारा इस प्रश्न का हल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5वां प्रश्न देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो समकोण त्रिभुज में हम कौन सी प्रमेय पढ़ते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कर्ण स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो ऊंचाई, ऊंचाई यहां पर क्या होगी हमारा समकोण त्रिभुज का लंब होगी। तो माना समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर, तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी समकोण त्रिभुज की ऊंचाई हो गई 7 सेंटीमीटर कम है तो x से 7 घटा कर देंगे तो x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब कर्ण कितना है कर्ण हमारा 13 सेंटीमीटर है। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से आधार स्क्वायर प्लस
ऊंचाई स्क्वायर बराबर है करंट स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। तो इसका हल क्या होगा, x का वर्ग क्या होगा एक्स स्क्वायर, और x माइनस 7 का वर्ग क्या होगा, ये हमारी सर्व समीका a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में है। तो इसका हल क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका हल क्या होगा, इसकी x का स्क्वायर फिर 7 का वर्ग 49 फिर माइनस का निशान 2ab, यानी दोनों का गुणा का दुगुना। तो दोनों का गुणा का दुगुना कितना हो गया माइनस 14x, और 13 का वर्ग हो गया 169। 169 को इस साइड लेंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गए 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, 49 में से 169 गए तो माइनस के 120 बराबर 0। दोनों में सभी पूरी की पूरी समीकरण में 2 का भाग दे देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, ये इसका उत्तर आ जाएगा। अब हम इस 7 को 2 टुकड़ों में विभाजित करेंगे जिनका गुणा क्या हो, गुणा है वो माइनस 60 आए। अब हम क्या करेंगे, -7 को 2 टुकड़ों में विभाजित करेंगे जिनका गुणा क्या हो -60। तो 60 12 पंजे 60, और घटाव करेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 5x, क्योंकि दोनों का आपस में घटाव करना है तो एक संख्या हमारी प्लस की होनी चाहिए, दूसरी माइनस की, और माइनस का 7x है तो बड़ी वाली हमने क्या ले ली माइनस की ले ली, और माइनस 60 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है x, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया x, और यहाँ पर -12। इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें और इसमें 5 कॉमन है, तो यहाँ पर बच गया x, और यहाँ पर -12 बराबर 0। अब x -12 दोनों में कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचेगा x हमारे पास, और यहाँ पर बच गया +5 बराबर 0। तो या तो x -12 बराबर 0 होगा, या x बराबर x + 5 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से x का मान कितना आया 12, और यहाँ से कितना आया x का मान -5। अब देखिए हमारे पास x के दो मान आ गए 12 और 5, तो कोई भी लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो हमारे पास x का मान सिर्फ 1 आएगा जो कितना है 12। तो लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए x बराबर 12 लेने पर समकोण त्रिभुज का आधार है वो 12 सेमी, और समकोण त्रिभुज की ऊंचाई है वो होगी 12 - 7 यानी 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमने पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से और द्विघात समीकरण की सहायता से समकोण त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं वो ज्ञात करी। चलिए आगे छठा प्रश्न देखते हैं। छठे प्रश्न में हमें क्या दिया गया है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। तो यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम किसे मानेंगे, बर्तनों की संख्या को माने या नग की लागत को। तो देखिए
निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से। लागत क्या है? बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 ज्यादा है। लागत बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 ज्यादा है तो हम क्या मानेंगे? बर्तनों की संख्या को x मानेंगे। तो माना बर्तनों की संख्या हमने मान ली x। तो प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत क्या होगी? बर्तनों की संख्या का दुगना यानी 2x, और इससे 3 ज्यादा तो 2x प्लस 3 रुपए। और एक विशेष दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए। तो प्रश्न के अनुसार देखिए, कुल निर्माण लागत कितनी है? 90 रुपए। तो निर्माण लागत क्या होगी? संख्या और प्रत्येक बर्तन की लागत का गुणनफल होगी। तो x गुणा 2x+3 बराबर 90। x का 2x के साथ गुणा किया तो 2x², x का 3 के साथ गुणा किया 3x बराबर 90। 90 को इधर ले आए तो 2x² प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। अब देखिए चर x का गुणांक कितना है? 3 है। अब 3 के 2 टुकड़े करने हैं जिनका गुणनफल क्या है? 2 गुणा -90 यानी माइनस के 180। 3 को हमें 2 टुकड़ों में विभाजित करना है जिनका गुणा कितना है? माइनस के 180। तो देखिए 10 और 18 इन दोनों का गुणनफल 180 आता है। 12 और 15 इन दोनों का गुणनफल 180, और घटाओ 15 में से 12 गए 3। तो हमारे टुकड़े क्या हो गए 3 के? 15 और 12। तो हम लिखेंगे 2x² प्लस 15x माइनस 12x। अब की बार यहाँ पर 15, हमें हमें प्लस का चिन्ह चाहिए तो बड़ी वाली संख्या को हमने प्लस का निशान लगा दिया। पिछले सवाल में हमें देखिए माइनस का 7 चाहिए था, तो हमारे पास 12 और 5 ये 2 टुकड़े थे। तो हमने क्या किया? माइनस का निशान चाहिए था ये वाला, तो हमने 12 के माइनस का निशान लगा दिया। यानी हमें यहाँ पर जो चिन्ह चाहिए उसका निशान लगाएंगे अगर घटाव हो तो दोनों संख्याओं का। तो यहाँ पर दोनों संख्याओं का घटाव है तो यहाँ पर जो चिन्ह चाहिए वो चिन्ह बड़ी वाली संख्या के लगाएंगे। तो -90 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, ये सिर्फ x कॉमन है। तो यहाँ पर क्या बचा? 2x, और यहाँ पर प्लस 15। इन दोनों में क्या कॉमन है? 6। माइनस का 6 कॉमन है तो यहाँ पर क्या बचा? 2x, और यहाँ पर प्लस का 15 बराबर 0। पूरे में ब्रैकेट कॉमन है 2x प्लस 15 यहाँ पर, और यहाँ पर ब्रैकेट कॉमन है तो यहाँ पर क्या बचा? x, यहाँ पर -6 बराबर 0। अब देखिए या तो 2x प्लस 15 बराबर 0, या x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से 2x बराबर क्या आया? माइनस का 15, और यहाँ से x का मान कितना आया? x बराबर 6। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया? -15/2, और यहाँ पर 6 आ ही गया। तो एक तो हमारे पास -15/2 आया और एक आया 6। अब देखिए x क्या है? बर्तनों की संख्या, और बर्तनों की संख्या ना तो ऋणात्मक हो सकती ना भिन्न रूप में हो सकती। तो हम लिखेंगे बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए x बराबर 6 लेने पर बर्तनों की संख्या कितनी आई? वो आ गई 6, और प्रत्येक
बर्तन की निर्माण लागत क्या आएगी, 2 × 6 + 3 यानी 15 रुपए। प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने प्रश्नावली 4.2 के सभी प्रश्नों का हल है वो ज्ञात कर लिया है। उम्मीद है आपको सभी प्रश्नों का हल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 4.3 के हमारे सभी प्रश्नों के हल के साथ, जिसमें हम द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे।